देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहे वो भी देख लेना, 11th का पढ़ लेना, 12th का पढ़ लेना। तो एक बार जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि आप कॉम्पिटिटिव के लिए ध्यान में रख सकें। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्टैटिक चार्जेस जो रुके हुए हैं। मूविंग चार्जेस का स्टडी क्या है? मूविंग चार्जेस का स्टडी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो यहां अपन पढ़ने वाले स्टैटिक चार्जेस जो रुके हुए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चार्जेस बॉडी पे डेवलप कैसे होते हैं? अलग अलग मेथड्स है टू डेवलप द चार्ज। याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टैटिक चार्जेस। ऐसे चार्जेस जो स्टेशनरी है, रुके हुए हैं, मूविंग चार्जेस नहीं है। मूविंग चार्जेस का स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। स्टैटिक चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को डेवलप कैसे करेंगे? पहला मेथड है फ्रिक्शन। देखो, चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये अपन ने देखा है पहले कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी से खाली दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते, जैसे अभी ये बता रहे फ्रिक्शन। सो व्हेन अ ग्लास रॉड is rubbed with silk cloth, when a glass rod is rubbed against a silk cloth, silk पे रब किया है ग्लास रॉड को, तो क्या होगा? फ्रिक्शन। तो ग्लास के एटम, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कुछ अगर लूजली बाउंडेड होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो जो एटम है, ये जो बचा हुआ, उस पे पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ऐसे चार्ज डेवलप होते हैं। सिंगल चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज कभी डेवलप नहीं होता। चार्जेस आर ऑलवेज डेवलप इन पेयर्स। जैसे यहां हुआ है कि अगर यहां पे समझो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, अभी दो लेते हैं, तो अभी एटम देखो यहां समझाया था। ग्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन नहीं देखते, अपन जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। समझो ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। एटम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अंदर भी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे और ये दो नेगेटिव चार्ज। मान लो फ्रिक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही बचा, और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। सो चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड अपोजिट इन नेचर। प्रोटॉन पे उतना चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन पे। तो चार्जेस हमेशा ऐसे ही प्रोड्यूस होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। चार्जेस कैन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखना, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, they can be transferred from one body to another body and total charge on the system remains conserved. यहाँ पे दो प्रोटॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट भी हो गया तो भी अभी भी पूरे सिस्टम का अगर काउंट करेंगे तो दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेपरेट हो गया तो क्या हो गया? पर टोटल सिस्टम अगर काउंट करेंगे ऐसे तो नंबर ऑफ चार्ज क्या रहेंगे? कंजर्व है। Charge can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one part of the system to another or from one body to another body. तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए, इसीलिए उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिल्क में भी एटम है, ग्लास रॉड में भी एटम है, पर ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से सिल्क पे ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। तो जितने इधर पॉजिटिव चार्ज है इतने इधर नेगेटिव, समझो 4 ही रखते हैं तो ये हो गए 4। ठीक है, तो ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज नाउ एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिवली चार्ज। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ठंडी के टाइम में जब अपन वूलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो दिन भर उनका बॉडी के साथ क्या होता है? फ्रिक्शन।
जब अपन वो निकालते तो वी कैन हियर द स्पार्कलिंग साउंड, और अगर आप अंधेरे में निकालेंगे तो आप वो स्पार्क्स देख भी सकेंगे, तड़ 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 ऐसा आवाज आता है। देखना वुलन क्लोथ्स के टाइम आप लोग 4 व्हीलर में बैठे हुआ होगा कभी ऐसा, आप सीट पे अपन आगे पीछे हो रहे हैं, यानी रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है अपना। अब जब अपन बाहर आके किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इंसान को हाथ लगाएंगे तो एक माइल्ड सा शॉक लगता है अपने को, हल्का सा झटका लगता है। प्लास्टिक की चेयर पे भी अगर बैठे होंगे कभी तो ऐसा होता, कभी माइल्ड सा शॉक लगता। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप होते हैं, चार्ज। बलून रब करो हेयर पे या स्केल रब करो हेयर पे, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होते हैं। तो अगर स्केल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या हेयर भी देखेंगे बलून रब करने के बाद बलून हेयर के पास लेके जाओ तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, देखना ही है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लाउड्स जब मूव होते तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता, ड्यू टू दैट फ्रिक्शन क्लाउड्स पे भी क्या डेवलप होते हैं, चार्ज। So that is electrification by friction, यानी charge develop हो रहा है because of friction. When a glass rod is rubbed with silk, glass loses some loosely bounded electron. कुछ loosely bounded electron निकल जाएंगे. They are transferred to silk. So due to loss of electron, glass acquire positive charge, and due to gain of electron, silk acquire negative charge. अब glass हो गया positive charge. दूसरा भी एग्जांपल है प्लास्टिक रॉड या एमोनाइट भी बोल सकते हैं। रब करेंगे वूल के साथ तो वूल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, ध्यान से देखो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 है तो यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पे आ रहा है। तो ये एग्जांपल से याद रखना, ठीक है। देखो अब बता देता, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड लेंगे चार्ज डेवलप करने का। मैं प्रोड्यूस करने का नहीं बोल रहा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर, जैसे यहाँ हुए या यहाँ हुए, but the total charge in the system is always conserved, total charge conserved। अब देखो सपोज एक ग्लास रॉड लिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ग्लास रॉड लिया उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ग्लास रॉड, ये भी ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करके लिया है। तो इट वाज फाउंड दैट कि दे रिपेल ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। तो यहां से बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, या 2 प्लास्टिक के रॉड लेंगे तो भी चलेगा। फिर एक ग्लास रॉड लिया गया जिसको सिल्क के साथ रब किया, ये फर्स्ट एग्जांपल, और एक लिया प्लास्टिक और एबोनाइट भी बोल सकते हैं, विच इज रब विद वुल। तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब इन दोनों को पास में लाया गया तो इट वाज फाउंड दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये याद रखना लॉ कि like charges repel each other, unlike charges attract each other, and charge can neither be created nor be destroyed. They can only be transferred from one part of the system to another, and total charge in the system is conserved। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे खाली बस, और क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ध्यान रखना। like charges repel each other, positive positive, और negative negative, unlike charges attract each other। पहला मेथड है चार्ज डेवलप करने के लिए फ्रिक्शन, दूसरा भी ले रहे हैं तो ये थोड़ा सा याद रखना। और चार्ज याद रखना हमेशा प्रोड्यूस होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। चार्ज आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, 4 नेगेटिव चार्ज या 4 पॉजिटिव चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। ये देखो अब एक चीज और याद रखना कि समझो ये रॉड है, ग्लास है, इसको सस्पेंड कर दो। अब मेरे को पता नहीं है इसमें चार्ज है कि नहीं है,
पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है वो अपने को पता नहीं है। एक बात याद रखना, जो भी चार्ज बॉडी है वो दो चीजों को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन दो चीजों को होगा, एक अनचार्ज बॉडी और एक अपोजिटली चार्ज बॉडी। जैसे एग्जांपल बताया ना अपने, स्केल को रब करो तो स्केल पे चार्ज आ रहा है। अब बिट्स ऑफ पेपर रखेंगे, ये स्केल है अपनी, ये बिट्स ऑफ पेपर है, तो जैसे ही आप उसके पास आएंगे वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। बिट्स ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्केल, ये आप लोगों ने किया होगा पहले भी, बिट्स ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब बिट्स ऑफ पेपर पे कोई चार्ज नहीं था, स्केल पे चार्ज था, तो स्केल पे जो चार्ज है उन्होंने अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब एक रॉड लाया समझो ग्लास का, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने इस रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, समझो क्या कर लिया, अट्रैक्ट। तो दो पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है ये रॉड अनचार्ज हो या हो सकता है अपोजिटली चार्ज हो। चार्ज के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं। बट अगर ये रिपेल करता इसको तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो याद रखना, रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। यानी एक रॉड लिया जिसमें चार्ज कितना है मेरे को पता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरा रॉड उसके बाजू में लाए, दोनों एक दूसरे को अगर रिपेल कर रहे हैं तो समझ जाना इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव है। बट अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो आप श्योरली ये नहीं बोल सकते कि इस पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये अनचार्ज भी हो सकता है। तो याद रखना, चार्ज को अगर टेस्ट करना है कि दूसरे बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, कौन से चार्ज है, तो उसके लिए रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, अट्रैक्शन नहीं। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अनचार्ज बॉडी भी हो सकती है दूसरी, जैसे ये है पॉजिटिव रॉड इसके पास लाए, पता करना है इस पे चार्ज कौन से। अब इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्ट किया तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पे अनचार्ज भी हो सकता और अपोजिट चार्ज भी हो सकता। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है रिपल्शन। अगर ऐसा लगे अट्रैक्ट हो रहा तो दोनों पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, अब लाओ निगेटिव। अब भी अगर अट्रैक्ट हो रहा मतलब ये अनचार्ज है, और अगर ये रिपेल हुआ तो समझ जाना इस पे नेगेटिव चार्ज। तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, जिससे आप सामने वाले इस पे कौन सा चार्ज है वो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कौन से चार्ज है करके पता करना है, तो पहले ग्लास रॉड लाओ और फिर एबोनाइट रॉड लाओ जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला और ये वाला। जिसको भी वो रिपेल करेगा तो समझ जाना अगर इसने रिपेल किया तो इसमें भी नेगेटिव है, इसने रिपेल किया तो इसमें भी पॉजिटिव है। अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे मतलब अनचार्ज बॉडी। समझ में आया? तो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट याद रखो। तो एक हो गया ये फ्रिक्शन। दूसरा है इंडक्शन। इंडक्शन भी अपना हुआ है, ये है फ्रिक्शन, दूसरा है इंडक्शन। चार्ज कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू इंडक्शन, वो देखते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन पहला। क्लाउड्स के भी एग्जांपल फ्रिक्शन में आएगा, ध्यान रखना। क्लाउड्स पे जो चार्ज डेवलप होते हैं दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ सेकंड इंडक्शन, ये कैपेसिटर में लिया है। सपोज दिस इज वन प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट। अगर इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज डाले हैं, अभी प्लेट न्यूट्रल है, इस पे मैंने पहले पॉजिटिव चार्ज डाली है, तो इस पे आ जाएंगे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे खाली। अभी भी प्लेट न्यूट्रल ही है, पहले भी उसमें जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव चार्ज थे। अब सिर्फ इतना हो रहा कि बाजू में एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ रिपेल हो गए। पर अभी भी प्लेट न्यूट्रल ही है, पर इसमें चार्ज डेवलप हुए हैं। ठीक है, सरफेस पे अभी न्यूट्रल है, पर ध्यान दो कैपेसिटर वाली एग्जांपल ले लें। इधर डाले हैं मैंने पॉजिटिव चार्ज, इधर चार्ज इंड्यूस हुए, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, पॉजिटिव चार्ज रिपेल। अब अगर आप इसको ग्राउंड को कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं गए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन विद द पॉजिटिव चार्ज। तो देखो दूसरे भी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस हुए, दिस इज इंडक्शन। चार्ज डेवलप ऑन अनदर बॉडी ड्यू टू इंडक्शन। और याद रखना मेटल पे आप फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो, ग्लास, प्लास्टिक, ये मेटल नहीं है,
ठीक है। मेटल पे आप फ्रिक्शन से चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते। आप मेटल को जब रब करेंगे तो फ्रिक्शन से उस पे चार्ज डेवलप नहीं होंगे। उस पे अगर चार्ज डेवलप करने हैं तो कैसे करने पड़ेंगे? इंडक्शन से। एक और मेथड है वो भी बता दो। याद रखना, मेटल्स कैन नॉट बी चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप मेटल को चार्ज नहीं कर सकते। कैसे चार्ज करेंगे? इंडक्शन। देख लो एक बार। आगे चलते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल को आप चार्ज फ्रिक्शन से नहीं कर सकते, आपको इंडक्शन की मेथड यूज करनी पड़ेगी। याद रखना, मेटल्स कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। एंड थर्ड है, ये तो सिंपल है। सेकेंड इज कंडक्शन। ये समझो मेटल स्फीयर है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ये मेटल स्फीयर है जिस पे चार्ज नहीं है। अब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे, यानी चार्ज दोनों को टच कर दिया तो होगा क्या? जैसे ही आप उसको टच करेंगे चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएंगे। कब तक फ्लो होंगे चार्ज? समझो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। वो बना के देखेंगे। तो पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता, तो व्हेन एन चार्ज बॉडी इज brought in contact with uncharged body, charges are transferred on the uncharged body. uncharged body पे भी ट्रांसफर होंगे चार्ज। दिस इज कंडक्शन। कांटेक्ट में लाया, इस पे समझो चार्ज है, इस पे नहीं है। अब इसको टच किया तो कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे। चार्ज फ्लो होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कांटेक्ट की वजह से। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। पोटेंशियल का आगे कॉन्सेप्ट आएगा, फिलहाल तो ये बेसिक ही है, याद रखो। तो पहला था फ्रिक्शन। मेटल्स कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। अगर मेटल को चार्ज करना है तो क्या लगेगा? इंडक्शन। और ये भी एक मेथड है, याद रखो, कि अगर एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होंगे अनचार्ज बॉडी। देखो, तो ये याद रखना। सब हुआ है अपना, अपन बेसिक ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव के लिए सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना, नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अपन ने अभी बताया कि ये न्यूक्लियस है और ये उसके राउंड के ऑर्बिट, जितने भी होंगे ऑर्बिट वो भी देख रहे हैं अपन, अपने उससे कोई लेना देना नहीं। इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला, समझो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये गया इलेक्ट्रॉन। तो पहले 4 थे तो अंदर 4 प्रोटॉन होंगे, बाहर 4 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव। तो चार्ज ऐसे ही डेवलप होंगे जब नेगेटिव चार्ज निकालेंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज आपको मिलने वाला नहीं है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। एटम, उसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तभी चार्ज डेवलप होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतने ज्यादा एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएंगे उस पे नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन निकले? एक। मान लो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज। सो एनी अदर चार्ज, जैसे वहां 2 है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी अगर ये लिखा है Q तो इसको लिखा है अपन ने ट्वाइस E। तो n की वैल्यू है E, n की वैल्यू है 2। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां 10 डाल देंगे। तो एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जैसे अभी यहां से समझो 3 निकालिए तो यहां 3 पॉजिटिव चार्ज, यहां 3, टोटल चार्ज हो गया 3 into E। ये 3 into E, n की वैल्यू 3 हो गई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि आप जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उतना ही चार्ज इधर डेवलप होगा, उतने ही चार्ज वो सेपरेट हो रहे नेगेटिव। तो एनी अदर चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
any other charge is integral multiple of charge on electron. अगर किसी ने पूछा कि भैया बताओ 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है, समझो मेरे पास एक कॉइन है, ये कॉइन है समझो, इस पे मेरे को 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करूं? पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? या नेगेटिव चार्ज लाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे? नेगेटिव चार्ज लाना है तो इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें सॉल्व करेंगे, 1 इज इक्वल्स टू n, 1 कूलम चार्ज चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव करने हैं या कितने ऐड करने हैं वो बताना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है तो अपने को पता ही है, मैग्नीट्यूड लिखा है खाली, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ही ले रहे, सो इट इंप्लाइज n can be written as 1 upon 1.6 into 10⁻⁹। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.625 into 10⁻⁹, ये ऊपर चला गया, इसका रेसिप्रोकल ये पॉइंट शिफ्ट कर दो, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब आप रिमूव करेंगे या ऐड करेंगे तो उस पे उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वो चार्ज डेवलप होगा 1 कूलम। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो नेगेटिव चार्ज आएगा 1 कूलम, और उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 1 कूलम कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड है, माइनस भी डाल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नाउ एनी अदर चार्ज, वही है, जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जैसे 3 निकाले तो 3 into E लिखा है टोटल चार्ज निकालने के लिए, तो 3 into E। सो अगर 1 कूलम के लिए देखा जाए तो याद रखना, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एनी अदर चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 कितने निकाले वो देखना है, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या कितने ऐड करने पड़ेंगे वो देखना है। तो ये सॉल्व किया तो कितना आएगा? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 कूलम, या ऐड करेंगे तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा 1 कूलम। देखो आगे चलेंगे, अब देखो आगे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रेगुलर शेप की बॉडी है, जैसे समझो स्फीयर है, तो चार्ज उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेगुलर शेप बॉडी है, जैसे स्फीयर है या सिलेंडर है, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यूनिफॉर्मली। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क है या स्फीयर है या सिलेंडर है, रेगुलर शेप की बॉडीज, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर बॉडी इररेगुलर शेप की है तो जहां पॉइंटेड है वहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, दूसरी जगह थोड़ी सी गैप रहेगी। देखो तो चार्ज आर एक्यूमुलेटेड मोर वेयर देयर इज पॉइंट इन दैट ऑब्जेक्ट। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और यहां पे देखो कम, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम, तो यहाँ पे कम, यहाँ पे फिर ज्यादा। जहां पॉइंटेड है वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता था, क्यों? समझो ऐसा है और ऐसा शेप बना रहता है। अब इसकी रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। स्फेरिकल बनाया ताकि समझाने में इजी जाए, और ये उसी का थोड़ा सा स्फेरिकल कनेक्टेड इरेगुलर शेप की बॉडी है, देखो ऐसे, पर समझाने के में आसान जाएगा, ऐसे में समझाने में मुश्किल जाएगा, इसलिए इसमें समझा। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। तो रेडियस ज्यादा है, चार्ज कम है, यहाँ रेडियस कम है तो चार्ज ज्यादा रहेंगे। ये हुआ इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। स्फीयर इसलिए बनाया ताकि समझाने में इजी जाए। तो यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो कम रहेगा ऐसे, क्योंकि रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा की वैल्यू कम, चार्ज पर यूनिट एरिया कम। अब ये रेडियस कम है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जैसा है देखो, तो यहाँ चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ समझाने में मुश्किल जाएगा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पर यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, ये स्फीयर है, उसी को कनेक्टेड, ये छोटा स्फीयर है, कनेक्टेड ही है बॉडीज पूरी, पर यहाँ चार्ज कम एक्यूमुलेट होगी रेडियस ज्यादा होने की वजह से, सिग्मा कम, यहाँ रेडियस कम है तो सिग्मा की वैल्यू ज्यादा।
क्लियर। तो ये है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द बॉडी इज ऑफ रेगुलर शेप, स्फीयर है, डिस्क है, सिलेंडर है, then the charges are uniformly distributed, equal distribution होगा सब तरफ। अगर इररेगुलर शेप की बॉडी है तो जहां पॉइंटेड है, जैसे एक बताया देखो पॉइंटेड जैसा है, तो वहां चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। रीजन याद रखना। नाउ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। नॉन यूनिफॉर्म नहीं ले रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। याद है, मैं फिर से बोल रहा, 11th का और 12th का थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोगों ने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों भी जगह हो चुका है, वही सारे फॉर्मूले हैं, डिराइव कुछ भी नहीं करने वाले, खाली बेसिक फॉर्मूले लिख रहे हैं अभी अपन, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म 2 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप के, देख रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो पूरा लिखना, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, अपन ऐसे हेडिंग डाला है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तीनों देखते हैं आप। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी में वायर है सपोज, तो वायर पे एरिया भी काउंट नहीं करना है, निग्लिजिबल रहेगा, और वॉल्यूम पे निग्लिजिबल। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे अलोंग द लेंथ, तो इट इज डिफाइंड एज linear charge density is denoted by lambda. It is defined as charge per unit length. It is defined as charge per unit length. Now, unit coulomb per meter, dimension नहीं लिखता, dimension आप लोग लिख सकते हैं। अगर मान लो ये रिंग के शेप में होता, रिंग के शेप में, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, रिंग है ना, रिंग यहाँ पे लिखा है रिंग, रिंग लेना है, नहीं तो इसको डिस्क या स्फीयर नहीं समझना। रिंग है, ये ऐसी रिंग है, डबल वॉल्ड टाइप, रिंग है, ध्यान रखो, और रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज। अब लेंथ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस 2 पाई r। तो जब l लिखा है तो l लिखने की जरूरत नहीं है, सरकमफ्रेंस लेना पड़ेगा। समझ में आया? देख लो, नोट डाउन करो, डायमेंशंस आप लोगों ने खुद में बनाना है, यूनिट लिख दिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ, वायर है, रिंग है, या ये नोट डाउन किया, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, या फिर समझो अब शेप के हिसाब से रिंग है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, समझो वही वायर का रेक्टेंगल बना लिया हमने। अब चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ, सबको ऐड करो, ट्वाइस l प्लस b, यानी पेरीमीटर है यहाँ पे। तो शेप के हिसाब से वो फॉर्मूले की लेंथ का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। ट्राइंगल हुआ इक्विलैटरल, तो लेंथ आएगी 3 यानी 3l, तो वो टाइम पे अपन देखेंगे फिर, ये समझ में आया? तो ये भी नोट डाउन करो। उसके बाद समझो ट्रायंगुलर शेप में इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वायर, यही वायर का अपन ने ट्रायंगल बना लिया। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू q अपॉन जो भी साइड होगी 3 into a, सपोज साइड इज a, तो जो भी रहा उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ सच एज y,
then it is called linear charge density. It is defined as charge per unit length और symbol है लैम्डा। फिर से रिंग वाला लिख देना, पॉजिटिव चार्ज रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसी वायर की रिंग बनानी है आपने, बस उतना ही है। सो लैम्डा कैन बी रिटन एज q अपॉन लेंथ की जगह लिखेंगे सर्कमफ्रेंस 2 पाई r। अब आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। मान लो प्लेट है, प्लेट तो प्लेट हो सकती है सर्कुलर, बेटा अब मेरे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है तो अपन गोली बनाएंगे, ये रिंग थी, ये डिस्क है, ठीक है, प्लेट है, प्लेट ना डिस्क, या रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकती है। अब इसमें जब चार्ज डालेंगे तो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे। प्लेट है, ध्यान रखना, मेरे पास लिमिटेशन है, मेरे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, मैं प्लेट वगैरह से अलग से नहीं बता सकता, तो याद रखना है लिखा है डिस्क है यानी प्लेट है, पतली सी डिस्क है, थिकनेस नेग्लिजिबल, तो यहाँ पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर मेटल की प्लेट है समझो, तो प्लेट है, प्लेट, ठीक है, उसको भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज सिग्मा, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, यूनिट आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आप लोग देखना। इसके लिए अगर लिखना है फर्स्ट वाली डायग्राम के लिए तो अपन लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज q अपॉन एरिया ऑफ दैट डिस्क पाई r स्क्वायर। अगर इसके लिए लिखना है वही फॉर्मूला तो लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर रात को देखेंगे तो ये ध्यान रखो। तो ये पतली सी डिस्क है या पतली सी प्लेट है, ठीक है, ये रिंग थी, अब मेरे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, आपको उतना समझ के करना पड़ेगा। तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये था चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल ऑफ द वॉल्यूम। मान लो ये स्फीयर है या रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, अब देखो ये और ये सेम ही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरे पास 2 डायमेंशनल बोर्ड है, नहीं तो बोलेंगे ये और ये तो सेम ही दिख रहा है, इसलिए बार बार लिखना बोल रहा है। ये रिंग है, रिंग समझ में आता, उतना दिमाग है अपने पास। ये डिस्क है, डिस्क पतली सी डिस्क जैसे चपाती है अपनी वैसे डिस्क, ये स्फीयर है जैसे बॉल, ठीक है, ये स्फीयर है, ध्यान रखना। तो स्फीयर में पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन द होल ऑफ द वॉल्यूम, रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम देखो, या क्यूबॉइड बोल सकते हो, इसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस में नहीं, पूरे वॉल्यूम में। तो इसका लिखेंगे सिग्मा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी इट इज सिंबल रो है इसका, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा q अपॉन वॉल्यूम स्फीयर का 4/3 पाई, रेडियस होगी r क्यूब, ठीक है। इसके लिए बनाएंगे तो रो इज इक्वल्स टू q अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वायर, ये प्लेट है या डिस्क है समझो, तो अलोंग द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या पूरे बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब जो बता रहा हूं वो याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लाई नहीं होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लाई नहीं होगी, यानी मेटल के लिए रो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप मेटल पे चार्ज डालते हैं तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, वो सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। अच्छा, ये नोट डाउन करो पूरा, तो ये मिटाने वाला हूं मैं, तो यहाँ फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है, देख लो एक बार फिर आगे। तो देखो मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा, शायद तुम लोगों को फास्ट लगे, पर क्लास में कैसा होता कि अपन एक बार पढ़ा देते हैं, फिर रुकते कि तुम लोग नोट डाउन कर लो, फिर या तो डेफिनेशन किसी से पूछ लेते हैं या किसी को बोलते भाई लिख के बता डेरिवेशन, पर अब यहाँ वो लॉजिक है ही नहीं। मैं पढ़ा रहा, आप लोग वहाँ देख रहे हैं, तो आप वीडियो पॉज कर लो, लगे तो फिर से एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, अगर फास्ट लग रहा हो तो फिर से एक बार देख लो, तो आपको ही पॉज लेके वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं, ये तो है ही फॉर्मूले सारे, पर ये मिटा रहा भी,
प्लेट वाले बिठा रहे हैं। फॉर्मूला लिख लेते फिर से, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है उसका। फिर से बता रहा, ध्यान देना, इसका यूनिट है क्या, कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। एक चीज याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लाई नहीं होंगी। मेटल के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हो सकता है अगर वायर है तो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। मेटल के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगा। हाँ, नॉन मेटल अगर है तो चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जैसे अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिए थे जिनको कैपेसिटर के बीच में रखा था तो उसमें अंदर चार्ज डेवलप हुए थे, वैसा इसमें मेटल्स में नहीं होगा। तो मेटल में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लीकेबल नहीं है। रो की वैल्यू कभी मेटल के लिए गिवन नहीं रहेंगे, ठीक है ना। अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है, अगर मेटल का स्फीयर दिया, ध्यान रखना, अभी तक इसके पहले जो मैंने बिठाया वो डिस्क या प्लेट थी, पर अब नाम दिया है स्पेशली मेटल स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट अगर मेटल स्फीयर है, ध्यान रखना, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये मेटल का स्फीयर है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इज इक्वल्स टू एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। अगर ये है समझो मेटल का क्यूबॉइड, ठीक है, ये भी मेटल से बना हुआ है, मेटल से ही बना हुआ है, तो इस पे भी सरफेस पे चार्ज रहेंगे, तो इसका फॉर्मूला आएगा क्यूबॉइड, यस, लेंथ ब्रेड्थ सबकी सेम, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कितने फेसेस रहते हैं टोटल 6, और हर एक का एरिया l स्क्वायर। तो याद रखना, मेटल के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मेटल के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेंगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए रहेंगी। नॉन मेटल्स में चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये सिंपली याद रखना कि मेटल की वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, बाकी मेटल का कोई भी रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही रहेगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्फीयर है नॉन मेटल का, तो ये फॉर्मूला लगेगा। बट अगर स्फीयर है मेटल का तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ दैट मेटल स्क्वायर, या इसका 6l स्क्वायर जो भी। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से पूरा याद रखना, मेटल के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों ही एप्लीकेबल है मेटल के लिए। तो मेटल का स्फीयर आया तो यहां ले लो, मेटल का सिलेंडर आया तो यहां ले लो। अगर नॉन मेटल का सिलेंडर है तो यहां आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर है और यहां कर्व सरफेस एरिया है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये मेटल के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है, ये कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर है, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेंगे। तो चार्ज अपॉन एरिया लगाया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो याद रखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नोट डाउन करो। अब देखो, अब ले रहे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पता ही अपने को, फिर भी एक बार शॉर्ट में ले लेते हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। वी नो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनके बीच में रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स है, दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दैट, देखो, दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2। फर्स्ट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the force of attraction or repulsion, जो भी होगा, is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them and act along the line joining the center of two charges। अभी repulsion है तो इधर बताएंगे, this is force exerted on first charge due to second charge, this is force exerted on second charge due to first charge। दोनों इक्वली रहेंगे, वो लिखते बात है, तो याद रखना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी उनके बीच में फोर्स है, फोर्स है इन दोनों के बीच में, मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव।
सो अपन लिखते समय जनरल डेफिनेशन लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट सुना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक चार्ज के बीच में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए याद रखना कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे एक्सटेंडेड बॉडीज बाजू में रखेंगे तो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्टेंस यहाँ कम है और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में का डिस्टेंस ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए अप्लाई कर सकते, पर कब? जब वो एक्सटेंडेड बॉडीज एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तब। तो इसको भी पॉइंट चार्ज, इसको भी पॉइंट चार्ज कंसीडर कर पाएंगे तब। तो याद रखना, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज पे अगर चार्ज है तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस यानी सिंगल ऐसे पॉइंट चार्जेस है उसको ही अप्लाई होगा। हाँ, अगर एक्सटेंडेड बॉडीज को अप्लाई करना है तो उनके बीच में का डिस्टेंस बहुत लार्ज होना चाहिए, ठीक है। नाउ कंबाइन करो और याद रखना इस लॉ को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक, दो मैग्नेट के बीच में, और ग्रेविटेशनल, तीनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं न्यूक्लियर फोर्स में। हाँ, तो इनको कंबाइन करेंगे तो इट बिकम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल की साइन हटाए, एक कांस्टेंट दिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस कांस्टेंट पता करने की जरूरत नहीं है, वो इन सब पे काय पे डिपेंड नहीं करता। नोट डाउन करो, आगे चलो। ठीक है, तो याद रखना कांस्टेंट की वैल्यू इनमें काय पे भी डिपेंड नहीं करेगी, कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 into 10⁻⁹, ठीक है। बाकी इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये मीडियम पे डिपेंड करेगा एप्सिलॉन, यानी कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वो पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, उसके हिसाब से रहेंगे, मटेरियल के हिसाब से एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रहेगी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम के हिसाब से एप्सिलॉन 0 तो वैक्यूम के लिए, अगर मीडियम के लिए रहा तो एप्सिलॉन से डिनोमिनेटर, वो याद रखना। तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन 0 मीडियम पे डिपेंड करेगी, या एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी। मैं वो बोल रहा एप्सिलॉन 0 वैक्यूम के लिए, अगर कोई दूसरा मीडियम रहा तो बदल जाएगी वैल्यू, एप्सिलॉन रहेगी, वो याद रखना। अब इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी इन दोनों के बीच में वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ये लिख देना, चलो F12 ये ले रहे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन इधर है फोर्स की 2 to 1, तो यहाँ लिखेंगे r to 1 और ये वेक्टर। अच्छा, यहाँ यूनिट वेक्टर दिया, अगर वेक्टर r करेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या करेंगे q, ये समझाया है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड दिया गया है तो वो मैग्नीट्यूड इसके साथ कैंसिल होना चाहिए, तो अभी तो फिलहाल स्क्वायर ही रखो और यहाँ यूनिट वेक्टर करो। और सेकंड फोर्स लिखना है F21, ये 1 2 था, it is equals to magnitude उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब फोर्स की डायरेक्शन ये है 1 to 2, तो यहाँ लिखेंगे r12, ये दूसरा। So we can say that from these two equation F12 is equals to minus F21, equal in magnitude but opposite in direction। ये वैल्यू मीडियम पे कैसे डिपेंड करती वो बता देते हैं अभी, देखो एक नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। एप्सिलॉन 0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन आया, अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है वहां पे मीडियम के लिए तो इट इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम,
कितने लाइन ऑफ फोर्सेस या कितने इलेक्ट्रिक फील्ड वो अपने अंदर से पास होने देंगे। कूलम ये देखो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है फिक्स, तो ये याद रखना। अब आगे ले रहे हैं, ये क्या है, यहाँ इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, तो फोर्स का फॉर्मूला एयर या वैक्यूम के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। नाउ अगर वही दो चार्ज है, उतना ही डिस्टेंस है, बट यहाँ पे मीडियम डाल देंगे, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, वही डिस्टेंस R, फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू इन दैट मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। देखो एप्सिलॉन आ गया यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये एयर के लिए फॉर्मूला, ये मीडियम के लिए, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करो, FA अपॉन FM इट इज इक्वल्स टू FA सब कैंसल, यानी यहां बचेगा खाली 1/ε0 और बाकी सब कैंसल, यहां बचेगा इसके साथ ही कर लेते हैं, तो 1/K∈0 ये, सो इट कैन बी रिटन एज K ऊपर आ जाएगा K, ये K का फॉर्मूला हो गया, फिर से लिख देता, K कैन बी रिटन एज FA अपॉन FM और K कैन ऑल्सो बी रिटन एज एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो देखो एप्सिलॉन की जगह K∈0 लिखा था, तो दोनों भी डेफिनेशन चलती। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, it is defined as the ratio of force between the two charge separated by a certain distance in air or vacuum to the force between the same two charge in the same separated by same distance in another medium, या it is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space या vacuum। K की वैल्यू बता देता ध्यान, so K it is 1 for air first, second K is equals to infinity for metals, अगर ये मेटल का होता तो K की वैल्यू इंफिनिटी यानी फोर्स 0, ठीक है। नाउ थर्ड K is greater than 1 for any other material, other than metal, मेटल छोड़ो, अदर देन मेटल, मेटल छोड़ देंगे नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स K इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे K ग्रेटर देन 1 ले लूँ, सपोज 8 ले लूँ, तो FA अपॉन FM, सो FA, या फिर इसलिए पता चल जाएगा कि 8 है यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। तो याद रखना दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम रहेगा वैक्यूम में या एयर में, यानी ये दो चार्ज अगर एयर में है, एक चार्ज ये दो चार्ज एयर में है, उनके बीच में जितना फोर्स है वो नोट डाउन करो, इतना ही डिस्टेंस रखो। यही दो चार्ज अगर वाटर में डाल देंगे तो फोर्स डेफिनेटली डिक्रीज होगा। कितने टाइम्स डिक्रीज होगा? K टाइम्स, जो भी उस वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू होगी उतने टाइम्स वो डिक्रीज होगी, ठीक है। सपोज वाटर के लिए K की वैल्यू 80 है, ठीक है, तो अभी 80 डाल दिया K की जगह, force in air upon force in that medium, so force in air is 80 times the force in that medium यानी water। water के लिए suppose K की वैल्यू 80, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट greater than 1, नॉन मेटल,
तो याद रखना, चार्ज मैक्सिमम, चार्ज का डिस्टेंस फिक्स रखेंगे, चार्ज फिक्स रखेंगे तो फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम रहेगा। कहां पर, कहां मैक्सिमम है, एयर में या वैक्यूम में। अगर आप किसी दूसरे मीडियम को उनके बीच में डालेंगे तो डेफिनेटली फोर्स विल डिक्रीज, और कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, k टाइम्स। तो ये याद रखो वाटर, बाकी ये दोनों फॉर्मूले याद रखो। एप्सिलॉन हैज नो, k हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। फोर्स का रेशियो या एप्सिलॉन का रेशियो, तो इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। k की वैल्यूज याद रखो, ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर आगे लेते हैं। अब देखो आगे, फर्स्ट केस अपन ने क्या लिया था, फिर से करके बनाई लेते हैं। देखो फर्स्ट केस अपन ने ये लिया है सब, तो इसके लिए फॉर्मूला है मीडियम के लिए 1/4 बाय k एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। सेकेंड केस ये है, समझो पूरा का पूरा वैक्यूम है, यहाँ पूरा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब यहाँ पूरा वैक्यूम है, सो एफ एयर के लिए k की वैल्यू 1 डाल दो, 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r², ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर बीच में पूरा मीडियम है तो ये फॉर्मूला, अगर एयर या वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला। अगर मान लो ऐसी केस है, थर्ड केस, कि मीडियम है पर इतना सा ही है, जिसकी थिकनेस है t और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, बाकी पूरा वैक्यूम है इन दोनों के बीच में। तो बीच में मटेरियल रखा है मगर फुल्ली फिल्ड नहीं है, इतना सा ही है, तो इधर और इधर वैक्यूम भी बचा है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना, फोर्स अगर ऐसे निकालना ना तो 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 हाँ q1 q2 अपॉन r माइनस t प्लस t अंडर रूट k होल थिंग स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर पूरा वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला, अगर पूरा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया है तो ये फॉर्मूला, बट अपन ने पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल नहीं किया बीच में, तो ये फॉर्मूला याद रखना। बता देता, देख लेगा, प्रूफ कोई काम का नहीं है, खाली इक्वेशन याद रखना है आपको। Where t is the thickness and r is the distance between the two charges, तो अपने को पता है t is the thickness and k is the dielectric constant। ये t thickness इसकी यहाँ से यहाँ and k is the dielectric constant इसका, ठीक है। अब देखो दोनों भी आंसर लाके बता देते हैं। अगर मान लो पूरा का पूरा एयर है तो यही आंसर आता है क्या, देख लो उससे, और ये भी आंसर लाके देखेंगे, ठीक है। अब मान लो पूरा का पूरा एयर ही है तो t की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, 0, मटेरियल है ही, थिकनेस 0, तो t की वैल्यू 0 डाल दो, तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0, खाली r बचेगा उसका स्क्वायर। सो f इज इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r²। आ गया वही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इसके और इसके लिए लगा के देखते हैं। पूरा वैक्यूम है या पूरी एयर है, यानी मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो थिकनेस 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, r बचा खाली r²। अब मान लो पूरा का पूरा मटेरियल भर दिया तो अपन बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू क्या डालना है, t, r इज इक्वल्स टू क्या डालना है, t, यानी पूरा का पूरा डिस्टेंस थिकनेस से भर दिया अपन ने। अब r इज इक्वल्स टू t डालेंगे तो r माइनस t 0, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r माइनस t, सेम ले लिए, r इज इक्वल्स टू t 0 प्लस t की जगह r डाल दो और अंडर रूट के होल थिंग स्क्वायर, स्क्वायर कर लेंगे तो k आ जाएगा सामने, ठीक है, ये हटा देते, ये तो हो गया एयर का। सो f कैन बी रिटन एज 1/4 बाय k, सामने ले लो k एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन नीचे बचेगा r²। देखो वही फॉर्मूला, तो ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना। पूरा एयर फील्ड है या वैक्यूम है तो पता है, पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो अपने को पता है,
और ये फॉर्मूला अब याद रखना कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में रखा है पर पूरा थिकनेस नहीं है, T=R नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 R - T प्लस T √K होल थिंग स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अपने को नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, 11th 12th में भी, तो ये थोड़ा याद रखना। अगर पूरा एयर नहीं है या पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है थोड़ा और थोड़ी एयर है या वैक्यूम है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना। T is the thickness of that dielectric material, dielectric constant K और R इन दो चार्ज के बीच में का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखना 1/4πε0 Q1 Q2 R - T प्लस P √K होल थिंग स्क्वायर। और दोनों आंसर लाके बताइए दिए में चलता ये फॉर्मूले में पूरा मीडियम रहा तो क्या करना, पूरा एयर रहा तो क्या करना, वही आंसर लाके बता दिए इस पर से, मतलब दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। नो डाउट। तो याद रखना कॉन्सेप्ट अपन चार्ज वर्सेस स्टैटिक चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज वाज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में दिया था, याद रखना ये। और काइंडन की एक्सपेरिमेंट भी था, सुना होगा आप लोगों ने, वो अपने काम करिए फिलहाल तो पर याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद अगर चार्ज रेस्ट में है, जो कि अभी अपन स्टडी कर रहे हैं, तो याद रखना इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन करना, इफ चार्ज इज एट रेस्ट इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता। तो करंट कैरिंग वायर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये पढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field. It produces both electric and magnetic field. उसके बाद देखो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहां तक वो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। इसके अंदर रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन और यहीं पे रखेंगे सेम डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ इसमें निगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है। तो याद रखना दोनों पे फोर्स सेम रहेगा, फोर्स विल बी सेम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो इसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फोर्स सेम रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है, ये अट्रैक्ट होगा और ये रिपेल होगा। अब लीनियर मोमेंटम के हिसाब से अगर देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दोनों पे फोर्स सेम है। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन प्रोटॉन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है Q और इसका मैग्नीट्यूड समझो, उनके बीच में जो भी फोर्स होगा, और इसका तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इन दोनों का भी, और ये तो कॉमन ही है दोनों के लिए। तो ये याद रखना कि अगर पहले आप इलेक्ट्रॉन रखो, उसका फोर्स नोट डाउन करो, फिर प्रोटॉन रखो, उसका फोर्स नोट डाउन करो, तो दोनों का फोर्स सेम ही आएगा। बट प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, इसका मोशन रहेगा स्लो, रिपेल हो रहा पर स्लो। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो इसका मोशन रहेगा फास्ट। बस इतना फर्क रहेगा, मोशन चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। मास ज्यादा, वेलोसिटी कम, मास कम, वेलोसिटी ज्यादा। ये फास्ट मूव होगा, ये स्लोली मूव होगा उधर, बट दोनों पे फोर्स सेम है। याद रखना फोर्स क्यों सेम है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इसका जो भी होगा। तो अगर एक का फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q into E अपॉन डिस्टेंस r², फिर Q into इसका भी मैग्नीट्यूड वही है E, तो दोनों के लिए फोर्स क्या रहेगा? सेम। बट लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये फास्ट मूव होगा, अट्रैक्ट होगा, और ये रिपेल होगा पर स्लो। मास का फर्क, लीनियर मोमेंटम कंजर्व।
पर फोर्स दोनों पे सेम है, ये याद रखना। देख लो आगे चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, we have seen that if the charge is at rest it produce electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैग्नेट के राउंड उसकी मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आया आयरन का या दूसरा मैग्नेट आया तो वो उस पे क्या एक्सर्ट करेगा फोर्स। अर्थ की खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसी तरह चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। Suppose this is the charge at rest, it produces its electric field, यानी एक बाउंड्री बना सकते हैं अपन। If another charge is brought inside that electric field, it experiences the force of attraction or maybe repulsion. अभी तो रिपल्शन होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन। अपने को फील्ड के अंदर लाना है चार्ज को, यहाँ लाके रखें सपोज, तो it exerts force of attraction or repulsion that area। तो भी ये चार्ज है तो स्फेरिकल एरिया रहेगा, याद रखना। The area around the charge in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. Area around the charge in which another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई दूसरा चार्ज आया मतलब वहां तक उसका फोर्स इफेक्टिव है, उसके बाद भी है पर इतना कम है कि क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, बट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर ही, ठीक है, तो इसके फील्ड के अंदर यहां लाएंगे तो ही वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो दैट एरिया अराउंड द चार्ज इन व्हिच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्क्राइब करना है तो तीन चीजें हैं। एक है लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक एक को डिस्क्राइब करेंगे, पहले सेकंड ये लेंगे फिर थर्ड ये लेंगे। सबसे पहले लेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजें, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक पोटेंशियल वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक एक को अपन डिटेल में लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए तीन चीजें। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और ये है इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में ऐसे लाइंस दिखेंगे नहीं। जैसे मैग्नेट के टाइम आप लोगों ने देखा था कि अगर मैग्नेट लो और उस पर एक पेपर रखो, ये मैग्नेट पेपर के नीचे है, उस पर आयरन फाइलिंग्स डाल दो और उसको जेंटली टैप कर दो, आयरन फाइलिंग्स अपने आप को ये फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे। जिधर फील्ड है वैसे वो अरेंज करेंगे। ऐसी डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है तो ये यूज कर सकते हैं अपन। वैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे वो बता रहे हैं अपन। तो यहां लेंगे अपन Q0 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पहली डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन अपन ले रहे हैं कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज लिया, एक सिंगल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसके बाजू में रख दो, तो ये उसको रिपेल करेगा। यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर, यहां रखेंगे तो इधर। यही है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। या नेगेटिव चार्ज ले लो,
यहाँ रखेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे तो इधर, यहाँ रखेंगे तो इधर, इधर ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ठीक है। या दोनों पॉजिटिव चार्ज ले लो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे तो दोनों तरफ से रिपल्शन आएगा, ये पाथ फॉलो होगा इधर। या लेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो इधर से इधर जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट ये रिपेल करेगा, तो ऐसे रहेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पे याद रखो। ठीक है ना, पहली डेफिनेशन ये लिख सकते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, it is the path traced by unit positive test charge in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो, वो जो पाथ फॉलो करेगा, दिस पाथ आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। या सेकंड है कि टेंजेंट बनाओ, जैसे यहाँ टेंजेंट बनाए तो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों का पहले हुआ है तो इसीलिए अभी कंसीडर कर रहे हैं कि वो मालूम है, उसके बाद आएंगे ही वो। डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो याद रखना, ठीक है। अब यहां तो टेंजेंट बनाएंगे नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो यही डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और वी कैन से सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट डेफिनेशन, these are the path traced by unit positive test charge, path traced by unit positive test charge in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा that will be the direction of electric line of force, ठीक है। now second definition, these are the curves, ये these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of electric field और electric field intensity E की डायरेक्शन मिल जाएगी। यानी अगर आपको यहाँ चार्ज रखेंगे तो ये डायरेक्शन में उस पे फोर्स एक्ट होगा, यहाँ रखेंगे तो ये डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, ध्यान दो इतना। दो डेफिनेशन हो गई, दोनों प्रॉपर्टीज में भी डाल सकते हैं आप। इसको डायग्राम में याद रखना, लिख सकते हैं रेडियल के डायरेक्शन में आउटवर्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ड। ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रहती है वो इसके बाद बताएंगे। तो ये सारे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहे हैं। तो आगे कंटिन्यू करें, ध्यान दें। तो दो डेफिनेशन याद रखो, पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और these are the curves such that tangent at any point on the curve give the direction of electric field intensity, E की डायरेक्शन मिल जाएगी। These lines originate from positive charge, कहाँ से शुरू हो रही है देखो, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और एंड कहाँ हो रही है नेगेटिव चार्ज पे। These lines originate from positive charge and ends on negative charge. These lines never intersect each other, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अपने अपने पाथ पॉजिटिव चार्ज अलग अलग फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर से सुनना, These lines originate from positive charge and ends on negative charge। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, they originate and end normal to the surface, यानी जहां से शुरू होंगे और जहां खत्म होंगे वहां पे नॉर्मल रहेंगे, और यहाँ पे भी नॉर्मल रहेंगे सरफेस। These lines originate and end normal to the surface. These lines never intersect each other. These lines never intersect each other. Where the field lines are more crowded, देखो यहाँ और यहाँ crowded है, या इसके नजदीक crowded है, दूर बाद में जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा दूर होते जाएंगे। तो where the field lines are more crowded, the field is strong, and where they are apart, the field is weak. Where they are apart, the field is weak. So these lines are crowded where the field is strong, and where they are apart, the field is weak. These lines contract along their length. देखो समझा जाए, अगर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रखो तो ये तो सीधा जा रही थी, बट अब ये इधर बेंड हो गई जैसे इसमें है, तो these lines contract along their length. This shows attraction between two unlike charges, ठीक है। तो स्ट्रेट थी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गई इसकी तरफ, तो these lines contract along their length. This shows attraction between two unlike charges. They exert lateral pressure on each other.
This shows repulsion. Intersect नहीं हो रहे ना? This shows repulsion between two like charges. These lines can pass through insulator. यानी बीच में अगर इंसुलेटिंग मटेरियल रख देंगे तो वो लाइन पास होंगे. बट अगर मेटल रख दूं तो वो लाइंस पास नहीं होंगे इसके थ्रू. तो इंसुलेटर है तो इन दो चार्ज के बीच में फोर्स रहेगा, और अगर इन दो चार्ज के बीच में मेटल आ गया तो उन दोनों के बीच में फोर्स एक्ट नहीं होगा. स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर मेटल डाल देंगे पूरा दो चार्ज के बीच में तो K की वैल्यू इंफिनिटी, फोर्स क्या हो गया था? 0. सेम यही बोल रहे. तो these lines can pass through insulator but they cannot pass through conductor. Hence electric field intensity inside a charged conductor is 0. सपोज ये चार्ज कंडक्टर है, चार्ज खाली कहां रहेंगे? मेटल स्फीयर पे, सिर्फ सरफेस पे. अभी बताया था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर. चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0. ये पॉइंट याद रखना. फिर से एक बार सारे प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं. ध्यान दो. पहले डेफिनेशन, path traced by unit positive test charge, or these are the curves such that tangent at any point on this curve give the direction of electric field intensity. Next, these lines originate from positive charge and ends on negative charge. They originate and end normal to the surface. These lines never intersect each other. Where the field lines are more crowded, नजदीक में crowded है, the field is strong, and where they are apart, दूर जाके apart होंगे, the field is weak. ठीक है? These lines contract along their length. This shows attraction between two unlike charges. They exert lateral pressure on each other. This shows repulsion between two charges, two like charges. Attraction between unlike charges, repulsion between two like charges. These lines contract along their length. Straight थी, अब ऐसे बैंड हो गए. Contract करिए. These lines contract along their length. This shows attraction between two unlike charges. ये लाइन intersect नहीं हो रहे. This shows they exert lateral pressure on each other. This shows repulsion between two like charges. These lines can pass through insulator. यानी बीच में insulator है तो इन दोनों के बीच में force रहेगा. Line of forces pass होंगे. But these lines cannot pass through conductor. अगर conducting material बीच में रखेंगे तो इस charge के बीच में और इस charge के बीच में force नहीं रहेगा. ठीक है? So electric field intensity inside a charged conductor is 0. Next, डायग्राम याद रखना. अभी जितने भी बोर्ड पे बनाए हैं वो सब नॉन यूनिफॉर्म है. Uniform field. If the line of forces are parallel and equally spaced, parallel है और equally spaced है, then they are called uniform electric field. अब ये uniform है. इसके पहले जो भी बनाए थे वो नॉन यूनिफॉर्म थे. रेडियल इनवर्ड, रेडियल आउटवर्ड, और दो नेगेटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई भी बनाए थे तो नॉन यूनिफॉर्म थे. ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड. If the line of forces are parallel and equally spaced, यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल है वेक्टर और इक्वली स्पेस्ड है, then the field is uniform. If they are not parallel and equally spaced, जैसे पहले वाले डायग्राम में किया ऐसे, the field is non-uniform. एक और याद रखो, सपोज इस एरिया में से कितने लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं और उतने ही सेम एरिया में से यहाँ पे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहे हैं. तो ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है या ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है? जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस उतना चार्ज स्ट्रॉन्ग, सो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. तो ये याद रखो. इलेक्ट्रिक फील्ड की नेक्स्ट डेफिनेशन अपन अगले इसमें देखेंगे. तो जितने ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया, यहाँ से कम लाइन ऑफ फोर्सेस है, यहाँ ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस है, मतलब ये चार्ज स्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया. ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखना.
नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है, तो फोर्स जितना ज्यादा रहेगा जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस है। अगर यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो और यहाँ रखो तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स ज्यादा रहेगा और इस पे कम, क्योंकि उसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट याद रखो वापस प्रॉपर्टीज में। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया, कितने लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रहे यूनिट एरिया में से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है मतलब उतनी फील्ड स्ट्रॉन्ग है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखो लाइन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे क्योंकि उसमें इक्वेशन है, इसके पहले लाइन ऑफ फोर्सेस ले लिया, ये वही है अपना, इसलिए पहले ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूले लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने एक बार 11th का पढ़ना, डायपोल वगैरह सब, 12th का भी पढ़ना, मैं एक बार बेसिक रिवाइज कर रहा ताकि आप लोग इसको देख के जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले वो नोट डाउन कर लें। चलो देख लीजिए।